आज 26 नवंबर 2025 है, यानी भारत का संविधान दिवस। जी, आज ही के दिन 1949 में हमारे संविधान को अपनाया गया था। और इस खास मौके पर हमारे पास जो लेख और संपादकीय आए हैं वो भी भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवालों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण जैसे कई प्रकाशनों के लेख हैं, और आज हमारा काम इन अलग अलग दिखने वाले मुद्दों के बीच के धागों को जोड़ना है। और ये वाकई एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। मतलब एक तरफ भारत अपने संविधान के 76 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर ही न्यायपालिका, सरकार और संसद की शक्तियों और उनकी सीमाओं को लेकर एक गहरी खींचतान चल रही है। और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कुछ बड़ा हो रहा है, जहां भारत एक बिल्कुल नई भूमिका में नजर आ रहा है। हाँ। तो चलिए इसी खींचतान से शुरू करते हैं। एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारा संविधान 76 साल से टिका हुआ है, जो हमारे कई पड़ोसियों के मुकाबले एक बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई शक नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने ही सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे जजों की नियुक्ति का कोलेजियम सिस्टम, जिन्हें लेकर आज भी गंभीर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सीधे सीधे शक्तियों के बंटवारे की उस लक्ष्मण रेखा से जुड़ा है जिसका जिक्र संविधान में है। अच्छा। कॉलेजियम सिस्टम जो 1993 में आया, उस पर सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि इसमें न्यायपालिका खुद ही जजों को चुन रही है और उनकी नियुक्ति कर रही है। मतलब जज ही जजों को चुन रहे हैं। हाँ। आलोचकों का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 124 की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ है। उस भावना में राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका की भी भूमिका तय की गई थी। होगा, वो तो खतरे में पड़ सकती है। ये एक बहुत ही जायज तर्क है और हमेशा से कॉलेजियम के पक्ष में यही दलील दी जाती रही है। हाँ। लेकिन जो लेख हमारे पास हैं वे एक दूसरा पक्ष रखते हैं। उनका कहना है कि दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां जज ही जजों को नियुक्त करते हों। कहीं भी नहीं। नहीं, इससे पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है। तो सवाल यह है कि स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। ठीक है, कोलिजियम पर तो बहस चलती रहती है, लेकिन ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है जो 1973 के केशवानंद भारती केस से आया, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। कि संविधान की आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। तो फिर एक लेख इसे संसद और कार्यपालिका पर लटकती तलवार क्यों कह रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान एक इमारत है। संसद उस इमारत में कमरे बदल सकती है, दीवारें रंग सकती है, लेकिन उसकी नींव यानी मूल ढांचे को नहीं गिरा सकती। सिद्धांत के तौर पर यह बहुत मजबूत बात है। हाँ, ये तो सही लगता है। पर मुश्किल ये है कि उस नींव में कौन कौन सी ईंटें शामिल हैं, इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं है। तो क्या इसकी कोई लिस्ट नहीं है कि ये 10 चीजें मूल ढांचे में आती हैं और इन्हें नहीं बदला जा सकता? नहीं, यही तो समस्या है। अदालत केस दर केस के आधार पर तय करती है कि क्या मूल ढांचे का हिस्सा है और क्या नहीं। अच्छा। कभी वो कहती है लोकतंत्र मूल ढांचा है, कभी धर्मनिरपेक्षता, कभी कानून का शासन। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि संसद जब भी कोई बड़ा कानून बनाती है या संविधान में संशोधन करती है तो उस पर हमेशा ये अनिश्चितता बनी रहती है कि कई सालों बाद अदालत इसे मूल ढांचे का उल्लंघन बताकर रद्द न कर दे। ओहो। इसीलिए इसे लटकती तलवार या एक तरह का न्यायिक वीटो कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय इसी सवाल से जुड़ता है। हाँ। जहां बात सिर्फ संस्थाओं की नहीं बल्कि बोलने की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों की हो रही है। हाँ, वो संपादकीय फ्री ऑफ फ्री स्पीच सीधे इसी मुद्दे पर आता है। ये दिखाता है कि कैसे उचित प्रतिबंधों यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर बोलने की आजादी को दबाया जा रहा है। और विरोधाभास देखिए। बिल्कुल। एक तरफ किसी कार्टूनिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन या फिल्म मेकर पर भावनाएं आहत करने के लिए तुरंत FIR हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत होता है। लेकिन दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले और खास समुदायों को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पर अक्सर कोई कार्रवाई नहीं होती। और लेख में कमल हासन वाले मामले का भी जिक्र है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मतलब ये जनता की भावना क्या है, ये कौन तय करेगा? ये तो बहुत ही अस्पष्ट बात है। बिल्कुल। और ये किसी एक व्यक्ति या सरकार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो सालों से चला आ रहा है। कलाकार FN सूजा से लेकर MF हुसैन तक सबको इसका सामना करना पड़ा है। एक और उदाहरण है मिलिंद सोमन और मधु सप्रे के एक फोटोशूट का, जिस पर अश्लीलता का केस चला और उसे खारिज होने में 14 साल लग गए। 14 साल?
हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में ज्यादातर उदार रहा है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि सिर्फ खराब रुचि वाला भाषण अपराध नहीं हो जाता। और नेताओं को आलोचना सहनी चाहिए। हाँ, उनमें आलोचना सहने की हिम्मत होनी चाहिए। कानूनों के गलत इस्तेमाल का ये मुद्दा सिर्फ बोलने की आजादी तक ही नहीं है। जनसत्ता का एक लेख न्याय की खातिर बताता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात से परेशान है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोग आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल आपसी दुश्मनी निकालने के लिए एक हथियार के तौर पर कर रहे हैं। इससे तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। बिल्कुल। इससे होता यह है कि अदालतों पर फर्जी मुकदमों का बोझ बढ़ता है, असली मामलों में न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और धीरे धीरे लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है। इस लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन का एक और उदाहरण केंद्र और राज्यों के संबंधों में भी दिखता है, खासकर राज्यपाल की भूमिका को लेकर। हाँ, और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। हिंदुस्तान का एक लेख सीधे इसी पर सवाल उठाता है। जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 न्यायाधीशों की बेंच ने सलाह दी है कि राज्यपाल के लिए विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। कोई समय सीमा नहीं? नहीं, लेख का तर्क है कि यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। इसका मतलब है कि एक गैर चुना हुआ व्यक्ति यानी राज्यपाल एक चुनी हुई सरकार के बनाए कानून को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। एक मिनट, मुझे बात ठीक से समझ नहीं आई। अगर विधानसभा कोई बिल दोबारा पास करके भेज दे, तब भी राज्यपाल उसे रोक सकता है? ये तो चुनी हुई सरकार की ताकत को लगभग खत्म करने जैसा हुआ। यही सबसे चौंकाने वाली बात है। लेख के मुताबिक अदालत ने राज्यपाल को ये शक्ति भी दे दी है कि वह विधानसभा से दूसरी बार पास हुए बिल को भी राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक सकता है। अरे, यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि अगर विधानसभा दोबारा बिल पास कर दे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। जब संविधान बन रहा था तब क्या सोचा गया था राज्यपाल की भूमिका के बारे में? क्या ये पद हमेशा से इतना विवादास्पद था? लेख में इसका बहुत अच्छा ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में साफ कहा था कि राज्यपाल सिर्फ एक नाम मात्र का प्रमुख होगा। नाम मात्र का? हाँ, जिसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। जयप्रकाश नारायण तो चाहते थे कि राज्यपाल को राज्य की विधानसभा ही एक पैनल से चुने। अच्छा। यहाँ तक कि 1987 के सरकारिया आयोग ने भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह करना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन आज की हकीकत तो बहुत अलग है। बहुत अलग है। आज की हकीकत इन सब विचारों से बहुत दूर है। तो एक तरफ देश के अंदर संस्थाओं के बीच एक खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ भारत दुनिया में अपनी भूमिका को नए सिरे से देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख G20 शिखर सम्मेलन को US+1 का बीटा टेस्ट कहता है। ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम है। हाल ही में जोहान्सबर्ग में G20 और ब्राजील में COP30 की बैठकें हुई और दोनों में अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। दोनों में नहीं आई? दोनों में नहीं। लेख के अनुसार अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों पर कुछ अपुष्ट आरोपों का हवाला देकर G20 का बहिष्कार किया। अब इसे एक गिदांतन एक्सपेरिमेंट या कहें तो एक सोच का प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या दुनिया की बड़ी समस्याएं अमेरिका के बिना भी सुलझाई जा सकती हैं। अरे वाह, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक इतने बड़े सम्मेलन में नहीं आती और फिर भी सम्मेलन सफल रहता है। ये तो वाकई में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो इस बीटा टेस्ट में हासिल क्या हुआ? काफी कुछ। G20 का एक साझा घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और आतंकवाद से लड़ने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। ये वो मुद्दे हैं जिन पर मौजूदा अमेरिकी प्रशासन का रुख थोड़ा अलग रहा है। बिल्कुल। और इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम थी। प्रधानमंत्री ने 6 सुझाव दिए जिनका असर घोषणा पत्र में साफ दिखा। और सबसे बड़ी बात, भारत की अध्यक्षता में ही 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो क्या ये माना जाए कि अब वैश्विक मंचों पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं रहा? दैनिक भास्कर का एक लेख तो यही इशारा करता है। लेख के मुताबिक इन सम्मेलनों ने अमेरिका की इस गलत फहमी को दूर कर दिया है कि किसी भी संस्था का भविष्य उसके रहने या न रहने पर निर्भर करता है। मतलब एक बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक बड़ा कदम है जहां भारत जैसे देश मिलकर एजेंडा तय कर रहे हैं। लेकिन वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका निभाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। हमेशा।
और यहीं पर जनसत्ता का एक लेख अनुसंधान और समावेशी विकास की राह आता है, जो भविष्य की तैयारी की बात करता है। बिल्कुल, ये लेख प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपए के उस फंड के बारे में है जिसका मकसद रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को खींचना है। और इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% R&D पर खर्च करता है, जो दुनिया के औसत से बहुत कम है। सिर्फ 0.65%। और इस छोटे से हिस्से में भी ज्यादातर पैसा सरकारी लगा रही होगी। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में R&D पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 65 से 70% हिस्सा सरकारी है। अच्छा। और निजी कंपनियों का योगदान सिर्फ 30-35% है। अब इसकी तुलना आप अमेरिका, चीन या दक्षिण कोरिया से कीजिए, जहां R&D में निजी क्षेत्र का योगदान 75% के करीब है। 75%? हाँ, लेख का तर्क साफ है। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और सबके लिए रोजगार पैदा करना है, तो हमें निजी निवेश को कई गुना बढ़ाना होगा। ये बात तो सही है, लेकिन R&D तो बहुत जोखिम भरा और महंगा काम है ना? बिल्कुल। कोई निजी कंपनी ऐसे काम में पैसा क्यों लगाएगी जिसका नतीजा मिलेगा भी या नहीं, ये पक्का नहीं होता। यही असली चुनौती है। लेख में ये साफ लिखा है कि R&D एक लंबा खेल है। इसमें धैर्य चाहिए और असफलता के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। हर कंपनी ये जोखिम नहीं उठा सकती। इसीलिए सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना होगा, टैक्स में छूट देकर, नियमों को आसान बनाकर, ताकि निजी क्षेत्र निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो। मतलब ये एक ऐसा निवेश है जिसका फल शायद तुरंत ना मिले। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन देश के भविष्य के लिए ये बेहद जरूरी है। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि 26 नवंबर 2025 का दिन भारत के लिए कई मोर्चों पर एक आईने की तरह है। एक तरफ संविधान के मूल सिद्धांतों पर, मतलब शक्तियों के बंटवारे, बोलने की आज़ादी, केंद्र राज्य संबंधों पर एक गहरी और जरूरी बहस चल रही है। हाँ? दूसरी तरफ भारत एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है जहां पुरानी शक्तियां उतनी अहम नहीं रहीं। बिल्कुल। और तीसरी तरफ भविष्य के विकास की नींव रखने के लिए R&D जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी लेखों में सीमाओं और लक्ष्मण रेखा की बात बार बार आई है। न्यायपालिका और संसद के बीच, केंद्र और राज्य के बीच। हमें ये बात तो है, लेकिन जाते जाते एक विचार ये भी है। दैनिक जागरण के एक लेख में संविधान की भाषा को आसान बनाने का सुझाव दिया गया था, ताकि आम नागरिक भी उसे पढ़ और समझ सके। ये तो बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हमारी संस्थाएं अपनी सीमाओं पर बहस कर रही हैं और भारत अपनी वैश्विक भूमिका को परिभाषित कर रहा है, शायद सबसे जरूरी लक्ष्मण रेखा राज्य और नागरिक के बीच की है। ये कैसे पक्का किया जाए कि संविधान के सिद्धांत सिर्फ अदालतों और संसदों की बड़ी बड़ी बहसों का विषय न रह के हर आम इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत बने।